Hello everyone, welcome back to our channel. In the last part we have talked about ड्रेनेज. हमने ड्रेनेज की बात की थी और हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ड्रेनेज ज्योग्राफी की 9th क्लास का चैप्टर, जिसमें हमने ड्रेनेज के बारे में समझा था कि ड्रेनेज क्या होता है। और फिर हमने उसके दो पार्ट्स को समझा था कि ड्रेनेज को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं कि एक तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हो गया, एक हो गया पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। इन द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हमने बात की थी कि 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि हैं गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। आज हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर के बारे में और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है, या फिर हम पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम भी कह सकते हैं। तो अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करें तो जो रिवर्स हैं वो कहाँ पे पानी को ड्रेन कर रही हैं, मतलब समुद्र के इधर जाके पानी को डाल रही हैं बे ऑफ बंगाल में या इधर अरेबियन सी में जाके। तो जो वेस्ट की तरफ जो अरेबियन सी में अपने पानी को ड्रेन करती हैं अरेबियन सी में, वो होती हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जिसमें दो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक है नर्मदा और दूसरी है तापी। नर्मदा रिवर की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक नाम का एक पहाड़ है, हिल है, वहाँ से निकलती है, वहाँ से होती हुई वो जाती है और फिर वो बाद में अरेबियन सी में जाके ड्रेन कर देती है, मतलब अपने पानी को डिस्चार्ज कहाँ करती है, अरेबियन सी में जाके। वही दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है वेस्ट फ्लोइंग, वो है तापी। तापी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये भी अपने पानी को अरेबियन सी में जाके डिस्चार्ज करती है। ये दोनों ही नर्मदा हो या तापी ये एस्चुरीज बनाती हैं। अब एस्चुरीज का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी नदी होती है, जैसे नर्मदा भी एक रिवर है और तापी भी एक रिवर है, तो जब भी ये अपने पानी को ड्रेन करेगी अरेबियन सी में, जैसे कि मान लो ये रिवर आ रही है, जब भी ये अपने पानी को ड्रेन करती हैं तो ये छोटी छोटी लहरों में बढ़ जाती हैं। अगर वो लहरें जो छोटी छोटी धाराएं जो बन रही हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती तो उन्हें हम बोलते हैं एस्चुरीज। वहीं एक वर्ड आता है डेल्टा, तो डेल्टा को भी समझ लेते हैं कि जब कोई रिवर जा रही है और जब वो डिस्चार्ज कर रही है और डिस्चार्ज होने से पहले वो छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है और ज़्यादा एरिया कवर अप कर लेती है, तो उसे हम बोलते हैं डेल्टा। तो एस्चुरी होती है छोटे एरिया कवर अप करती है और जो डेल्टा होता है वो बड़े एरिया कवर अप करती है। तो तापी और जो नर्मदा होती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं और ये वेस्ट फ्लोइंग है, ये अपने पानी को अरेबियन सी में जाके डिस्चार्ज करती हैं। ईस्ट फ्लोइंग की बात करें तो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे कि हमारी गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। एक बार मैप में और देखते हैं, जैसे कि नर्मदा अमरकंटक से निकली, फ्लो करती है और फिर यहाँ अरेबियन सी में अपने पानी को डिस्चार्ज कर देती है और यह है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, वहीं इसी के पैरेलल एक तापी आती है निकलती हुई और ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये भी अपने पानी को अरेबियन सी में डिस्चार्ज कर देती है। अगर वेस्ट फ्लोइंग की बात करें तो ये ईस्ट की तरफ ये वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। अब ईस्ट फ्लोइंग की बात करें तो सबसे ऊपर आती है महानदी। महानदी अगर महानदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ का एक ऊंचा उठा हुआ एक पहाड़ है, वहाँ से निकलती है और ये 860 मतलब 860 किलोमीटर लंबी है और ये छत्तीसगढ़ से निकल के यहाँ चल जाती है और ये बाद में बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को डिस्चार्ज कर देती है। इसकी अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ट्रिब्यूटरीज हमने कल डिस्कस किया था कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, छोटी छोटी धाराएं या रिवर जो मेन रिवर में आके ज्वाइन करती हैं उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज है शिवनाथ, आईबी, हसदियो, मंद, ठीक है, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है वो है गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र से, वेस्टर्न घाट से निकलती है और ये भी अपने पानी को बे ऑफ बंगाल में जाके डिस्चार्ज करती है, ठीक है। और जिस इसका जो एरिया है, जिस एरिया को ये कवर अप करती है, बेसिन का मतलब पड़ा था जिस एरिया को रिवर कवर अप कर रही है, तो जितना गोदावरी सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है, गोदावरी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है मिला के वो बहुत बड़े एरिया को कवर अप कर लेती हैं, इसलिए इसका सबसे बड़ा बेसिन है। दूसरा बात अगर हम बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो इसकी ट्रिब्यूटरी है प्राणहिता, मंजरा, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर है वो है कृष्णा। कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है महाबलेश्वर, ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है और ये भी अपने पानी को जाके बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर देती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो तुंगभद्रा है, कोयना है, भीमा है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। एक लास्ट जो रिवर है हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो है कावेरी।
अब कावेरी का जो ओरिजिन होता है वो ब्रह्मगिरी हिल से होता है, जो कि वेस्टर्न घाट में है वो भी, और फिर वो यहाँ से फ्लो होके ये भी अपने पानी को बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। ये जो जो कावेरी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो हेमावती है, काबिनी है, अमरावती है। और कावेरी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इरिगेशन पर्पस, फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो और यही नहीं, सारी रिवर्स के आसपास डैम बनाए जाते हैं ताकि इनके वाटर को हम यूज़ कर सकें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये था हमारा कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके बारे में। आइए अब जानते हैं लेक्स के बारे में। अगर हम लेक्स की बात करें तो लेक्स भी कई टाइप के लेक्स होती हैं। मतलब रिवर में क्या होता है, वाटर फ्लो करता रहता है, मतलब आता है और ये फिर अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो जाती है। लेकिन लेक्स ऐसी नहीं होती, ये ऐसा है कुछ तालाब टाइप में जो पानी कहीं इकट्ठा है, ठीक है, इन्हें हम लेक बोलते हैं। तो यहाँ पे कई टाइप्स की लेक होती हैं। लेक्स कई टाइप की हैं, टाइप्स तो कौन कौन सी हैं। एक होती है फ्रेश वाटर लेक, जिसका पानी बहुत फ्रेश होता है, फ्रेश वाटर लेक। एक होती है साल्टी वाटर लेक, साल्टी वाटर लेक होती है। एक होती है मैन मेड, जो इंसानों ने बनाई है। और एक होती है नेचुरल, जो नेचर ने बनाई है, अपने आप वो नेचुरल बनी है। तो लेक्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी लेक हैं, जैसे नैनीताल एक लेक है। और हम बात करते हैं कि वूलर लेक है, जो कि सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। वूलर लेक। साल्टी लेक की बात करें तो सांबर लेक है, जो कि राजस्थान में है। मैन मेड गोविंद सागर नाम की एक लेक है, जो कि इंसानों ने बनाई है, गोविंद सागर। और नेचुरल तो बहुत सारी हैं, यही वूलर लेक हो गई और चिल्का लेक हो गई, जो कि उड़ीसा में है, वो भी थोड़ी साल्टी है। और सांबर लेक हो गई राजस्थान में, वो साल्टी लेक है। तो ये थी हमारी लेक्स। आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स। ऑल्सो व्हाट इज़ उनके उन पे हजार्ड्स क्या हैं, हजार्ड्स या थ्रेट, उन पे थ्रेट किस चीज़ से आ रहे हैं रिवर्स पे। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस चीज़ हमें क्या मिल रही है, फ्रेश वाटर। जो रिवर्स हैं उनसे हमें फ्रेश वाटर मिल रहा है। और हम जानते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का, वो है रिवर्स। तो रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि वहीं से जल मिल रहा है फॉर एग्रीकल्चर। अब खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उसके लिए खेतों को जोतने के लिए, खेतों में पानी लगाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी। और इतना ज़्यादा पानी आएगा कहाँ से, तो कहीं से रिवर होके जाती है, तो वहीं से वो लोग नालियों के थ्रू या पाइप्स के थ्रू या पंप्स के थ्रू पानी को खींच के अपने खेतों में लगाते हैं। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर हो पाता है, और एग्रीकल्चर हो पाता है तो हमारे पास अनाज है खाने के लिए। डैम्स। रिवर्स के पास क्या बनाते हैं हम, रिवर्स के पानी को रोकने के लिए हम डैम्स बनाते हैं, और वो पानी को फिर एक चैनल के थ्रू भेजा जाता है ताकि वो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। जैसे कि ये रिवर है यहाँ, इसको हमने यहाँ ये बांध लगा के यहाँ रोक दिया है। तो इसके पानी को यहाँ चैनल से छोड़ा जाएगा, और यहाँ एक मोटर टाइप में लगी होगी इस तरीके से, और ये इसके जब पानी यहाँ से प्रेशर से निकलेगा तो ये पंखड़ी घूमेंगी, और ये घूमे होंगे कि तो हमें इलेक्ट्रिस यहाँ पे एक पावर को स्टोर करने वाला होगा, बैटरी टाइप में, और ये पावर यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, स्टोर होके फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है डैम। डैम से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो तीसरी चीज़, फॉर इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको पानी की ज़रूरत होती है फॉर डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो उन इंडस्ट्रीज़, तो रिवर्स उनका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। हमने देखा होगा कि जितनी भी मेजर जो सिटीज़ बनाई जाती हैं वो रिवर के आसपास ही होती हैं।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये इम्पॉर्टेंस है फ्रेश वाटर के वो रिवर्स के, कि एक तो फ्रेश वाटर मिल रहा है, एग्रीकल्चर के लिए वाटर मिल रहा है, डैम्स बना रहे हैं हम उसके आसपास, सेकेंडली इंडस्ट्रीज़ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, अगर हम उसके हज़ार्ड की बात करें कि उसको किस चीज़ से थ्रेट है, रिवर को किस चीज़ से थ्रेट है, तो रिवर्स को थ्रेट है पॉल्यूटेंट से। पॉल्यूटेंट्स मतलब जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं, केमिकल्स या प्लास्टिक, जो भी चीज़ हार्मफुल हैं, हजार्डियस हैं, वो होते हैं पॉल्यूटेंट। और ये पॉल्यूटेंट क्या कॉज करते हैं? पॉल्यूशन। तो जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है, पानी का पॉल्यूशन हो जाता है। हमने देखा होगा आजकल नदियों को कि उसमें कितना सारा कूड़ा डला रहता है। मतलब नदियाँ पहले जाना जाती थी कि हम वहाँ मतलब बिना प्योरीफाई करके उस पानी को पी सकते हैं, लेकिन आजकल तो हम उस पानी से मुंह भी नहीं धो सकते, क्योंकि वो इतना गंदा हो गया। और उसकी वजह कौन है? हम लोगों ने उस पानी को, मतलब हमें इंसानों को एक चीज़ होती है, अगर कोई चीज़ फ्री में उन्हें मिलने लग जाए ना, तो उसकी उन्हें अहमियत नहीं होती। अब लेकिन इतनी शॉर्टेज आ रही है वाटर की, तो हमें उस बारे में अब सोचना पड़ रहा है, क्योंकि वाटर इज़ लाइफ, ये सुना तो था। अब जब वाटर जब कम हो रहा है, वाटर है ही नहीं है, तो हमें किस तरीके से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम इस पॉल्यूशन को ख़त्म कर सकें। तो क्या क्या कॉजेज़ हैं? तो एक तो डोमेस्टिक, जो घर से कूड़ा कचरा निकलता है उसको हम ऐसे ही रिवर्स में जाके डंप कर रहे हैं। तो एक डोमेस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपने घर की पॉलीथीन और देखा होगा कि जितनी भी नालियाँ हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, वो नदियों में जाके मिल रहे हैं। मतलब अब हमारे घर का जितना भी केमिकल्स हैं, हमारी नालियों से जितनी भी चीज़ें जा रही हैं, गंदगी, वो सारी रिवर्स में जाके मिल रही हैं और उसके रिवर्स के वाटर को इम्प्योर बना रही है। दूसरी चीज़, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर कैसे अब एग्रीकल्चर किस तरीके से रिवर को पॉल्यूट कर रहा है? एग्रीकल्चर ऐसे कर रहा है कि जैसे कि हमने धान की खेती की, उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, या फिर हमने एक सिंगाड़ा नाम का कह सकते हैं एक फ्रूट होता है, तो उसकी भी हम जब खेती करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और उस पानी के अंदर फिर हम फर्टिलाइज़र्स वगैरह जब डालते हैं उसके अंदर, और फिर उस पानी को जब वो फसल हो जाती है तो उस पानी को हमें डिस्चार्ज करना पड़ता है खेत से, ताकि हम दूसरी फसल उगा सकें। तो वो डिस्चार्ज किस में किया जाता है? ये इन्हीं नदियों में, लेक्स में, इनमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो वो जितना भी केमिकल है वो सारा जो रिवर्स के अंदर आ जाता है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ का जितना भी लिक्विड वेस्ट निकलता है या सॉलिड वेस्ट निकलता है, तो इंडस्ट्री क्या करती है? सीधी उनको कुछ नहीं समझ में आता, वो सीधे जाके पानी में उस चीज़ को डंप कर देते हैं। और उसको पानी में डंप कर, अगर पानी में डंप भी कर रहे हैं तो उसको न्यूट्रलाइज नहीं करते। उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं और बहुत सारे जर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में जाते हैं और पानी की लाइफ को ख़राब करते हैं। पानी में कितने तरह के जीव जंतु रह रहे होंगे, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है पूरी तरीके से, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो लेवल होता है पानी का, वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़, पानी इतना इम्प्योर हो जाता है कि उसका यूज़ करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो ये है कि क्या क्या हज़ार्ड्स क्रिएट होते हैं ड्यू टू डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल कॉजेज़। तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से, हमारे इंसानों के घरेलू डोमेस्टिक वर्क की वजह से एंड एग्रीकल्चर की वजह से किस तरीके से रिवर्स इतनी पॉल्यूट हो रही है कि वो उनको रिकवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक प्रोजेक्ट चला था जिसका नाम था नमामि नमामि गंगे प्रोजेक्ट टू प्योरीफाई द गंगा, क्योंकि गंगा सबसे ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती है। और उसके पानी को प्योर करने के लिए, उसके पानी को उसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको हटाने के लिए, उसके पॉल्यूशन को कम करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट और डिफरेंट प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर से ये फीलिंग नहीं आएगी कि हमें रिवर्स को सेव करना चाहिए, जब तक कुछ नहीं होगा। ये हम ऊपर से अगर ये चीज़ें करते रहें और ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें ना हों, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़, हमें सोच बदलने की ज़रूरत है कि अगर हम सोच बदलेंगे तो ही हम जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं उनके प्रति जागरूक होंगे और अपनी रिवर्स, अपने रिसोर्सेज को बचाने के बारे में सोचेंगे। तो आज का चैप्टर यहीं तक था और आज हमने ड्रेनेज के बारे में जाना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें। और एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।